ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की। अपने कार्यक्रम के इस अंश में हम बात करेंगे सनातन पर मचे बवाल पर। साउथ से आए एक बयान ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया। पहले सनातन और हिंदुओं का विरोध और अब हिंदी के विरोध में सियासी बयान सामने आ रहे हैं। ये बयान भी उसी पार्टी और उसी नेता ने दिया है जिसने सनातन पर अपशब्द कहा, यानी हिंदू के बाद अब हिंदी का विरोध भी डीएमके की ओर से हुआ है। हिंदी दिवस पर अमित शाह ने हिंदी को जोड़ने वाली भाषा कहा, जिसके विरोध में सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने हिंदी पर ही हमला शुरू कर दिया और इसे जबरदस्ती देश पर थोपने का आरोप लगा दिया। हिंदू के बाद हिंदी के विरोध में ने सियासत को गरमा दिया है और इंडिया अलायंस को एक नई मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि साउथ के इन एजेंडों से नॉर्थ में बड़े नुकसान का खतरा बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि ना ये उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से न कभी स्पर्धा थी और न कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। How can Hindi be an united force? See, there are 29 states in the country and only 7 states speak Hindi. 22 states speak other languages. Right from West Bengal, Assam, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Punjab, every state speak their own language. Who is speaking Hindi? Only Hindi belt, which has 7 states who are speaking Hindi. How can it be a uniting force of the country? How was the country united? तो साउथ से आ रहे ये बयान लगातार सियासत को गर्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन बयानों को भुना भी रही है, विपक्ष पर हमलावर है, लेकिन इंडिया अलायंस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी मुसीबत ये नजर आ रही है कि इन्हें निगला जाए या उगला जाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हाल ही में जो बैठक हुई विपक्ष की, ऐसा लगा कि सनातन पर जो वार हो रहे हैं उस पर शायद कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाए, उस पर शायद अपनी जो नीति है, अपने जो कदम है, आगे क्या करेगा इंडिया अलायंस, वो थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा और लगातार हिंदू हो या हिंदी, हमले साउथ से हो रहे हैं। नुकसान यहां उठाना पड़ेगा इंडिया अलायंस को। नहीं प्राची, मुझे एक तो ये लग रहा है ना, और पहले मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, लगातार मैं कह रहा था कि वहां तो कोई नुकसान डीएमके को हो नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब डीएमके की जमीन कुछ खिसक रही है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है उनके साथ। अब वो अन्नामलाई ने उनको हिला दिया है, भारतीय जनता पार्टी का दलित पिछड़ा कॉम्बो उनको परेशान कर रहा है। वहां की राजनीति में जिसको वो कहते थे, चूंकि ब्राह्मणवाद जैसी चीज अब है नहीं, और वैसे भी तमिलनाडु से राजनीति और दूसरे जो पावर वाले सेंटर्स हैं वहां से ब्राह्मणों को ऐसे ही बहुत पहले आउट कर दिया गया। वहां एक समय में विरोधी आंदोलन हुआ। अब जिस तरह से फिर से उसको रिन्यू करने की कोशिश डीएमके कर रही है, तो पहली बात तो मुझे लग रहा है कि डीएमके की जमीन खिसक रही है। भारतीय जनता पार्टी, वो जो नेशनल पार्टी का वैक्यूम था, उस जगह को फिल कर रही। दूसरा, आपने भी अमित शाह का बयान सुना, कितनी सधी हुई भाषा है, और ये गुजराती बोल रहा है। ये कोई उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के या राजस्थान के या दिल्ली के या आसपास के क्षेत्रों के नहीं है। ये गुजराती बोल रहा है, जिस गुजराती को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भी दिल्ली के पत्रकार लंबे समय तक कहते थे कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, भाषण हिंदी में बहुत अच्छा नहीं दे पाते। और जब ये बयान आता है कि हिंदी सिर्फ 7 राज्यों की भाषा है, हिंदी बेल्ट की भाषा है, तो ये तो बड़ी एक तरह से कहें कि संकुचित सोच है। भारतवर्ष की सभी भाषाएं वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई स्पर्धा नहीं होगी, वो कह रहे हैं स्थानीय भाषा। इसका मतलब क्या हुआ? वो समग्रता में देख रहे हैं, वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और आप सबसे झगड़ा करवाना चाह रहे हैं। तो दोनों के सोचने में फर्क है। और अब जो समझ है उसमें जो विभाजन वाला है, जो बांटने वाला है, एक दूसरे से लड़ाने वाला है, वो अब चलता नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि गलत समय पर गलत कोशिश डीएमके के लोग कर रहे हैं। उनको तमिलनाडु में अपनी राजनीति बचाने का प्रयास करना चाहिए। वहां उनकी राजनीति पर खतरा है, पूरे देश में अपने साथियों की राजनीति पर वो खतरा पैदा कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है।
अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी है विजय त्रिवेदी जी इंडिया गठबंधन के सामने या तमाम विपक्षी पार्टियों के सामने कि साउथ में दिया गया बयान, चलिए वहां तो समझ लें कि डीएमके की जमीन खिसक रही है और वो अपने हित में ऐसे बयान दे रहे हैं, अपने वोटर्स को अपनी झोली में लाने के लिए बयान दे रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को या विपक्षी दलों के गठबंधन को ऐसा क्या रोक रहा है कि वो खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे इस बात का और ना इसे निगल पा रहे? उसकी बड़ी वजह तो ये है कि डीएमके जो है, इंडिया गठबंधन जो भी है, विपक्षी गठबंधन है, उसके नंबर 2 की पार्टी है। संसदीय आधार पर देखें, संसदीय ताकत में 23 एमपीज उनके हैं, ठीक है। कुल मिला के 32-33 हैं राज्यसभा और लोकसभा को मिला के, 23 तो राज्यसभा में ही हैं। तो वो एक बड़ा गठबंधन का दल है कांग्रेस के बाद। कांग्रेस के 50 हैं, उनके पास 23 हैं, ममता जी के पास 22 हैं। तो डीएमके को छोड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वो बड़ी ताकत है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी साउथ में ही कमज़ोर है, तो वहाँ पर वो ऐसे गठबंधन को नहीं छोड़ना चाहते जिसके 22-23 एमपीज आ रहे हैं या 20 आएंगे या नहीं आएंगे, तो उस ताकत को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये उनको समझना है कि क्या उसका नुकसान यहाँ उत्तर भारत में वो जो हासिल कर सकते थे वो होगा कि नहीं होगा। और डीएमके के लिए मैं बात अब समझ रहा हूँ क्योंकि मैं डीएमके पूरा तमिलनाडु के चुनाव मैंने बहुत लंबे समय तक कवर किए हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर बैठ के हमको लग रहा है हिंदी विरोध, मैं तमिलनाडु के एक एक ज़िले में जाकर आया हूँ, रामेश्वरम तक, कोने तक, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग नहीं हों। कहीं भी, सब जगह हिंदी बोलने वाले लोग आजकल मिल रहे हैं। चेन्नई में तो बहुत बड़े एक इलाका है जो मारवाड़ी पेट जिसे बोलते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे हिंदी बोलने वाले लोग हैं। दूसरा, 60s में हिंदी के विरोध में डीएमके ने अपनी पॉलिटिक्स की थी, आज नहीं हो रही। इसका एक और कंट्रास्ट बताता हूँ, कंट्राडिक्शन आपको बताता हूँ कि डीएमके गवर्नमेंट हिंदुस्तान के उत्तर भारत के हिंदी अखबारों में अपना विज्ञापन देती है, समझ रहे हैं, हिंदी अखबारों में विज्ञापन दे रही। तो ये राजनीति का हिस्सा है। अब इंडी गठबंधन को अपने कन्फ्यूजन से निकलना पड़ेगा और कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा कि वो डीएमके को कह दें कि भाई इस सब पर ना पड़े। लेकिन डीएमके की बात ही क्यों कर रहे हैं आप तो बिहार के शिक्षा मंत्री की बात कीजिए ना, उनको क्या हुआ है। डीएमके का तो एक अपना हिस्सा है, लेकिन उत्तर भारत के जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, सपा के लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं। विजय जी, तो पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं। सनातन और हिंदू धर्म ग्रंथ पर जो हमले का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक सनातन विरोधी नेता करोड़ों लोगों की आस्था को निशाना बनाते जा रहे हैं। हिंदू धर्म पर ताजा जो हमला किया गया है वो नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने किया है। चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस के खिलाफ जहर उगला है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक ये रहेगा तब तक इसका विरोध हम करते रहेंगे। नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के अरण्य कांड की चौपाई पर भी सवाल उठाए। चंद्रशेखर ने शूद्र ना पूजहु वेद प्रवीणा को लेकर कहा कि यह क्या है, क्या इसमें जाति को लेकर गलत बात नहीं की गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इससे पहले भी रामचरितमानस को लेकर कई बार बेतुकी बयानबाजी कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला और समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया था। चंद्रशेखर ने यह भी कहा था कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे साफ करने की जरूरत है। रामचरितमानस में दर्जनों दोहे ऐसे हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें इस तरह के बयानों से बचने की नसीहत दी थी, लेकिन लगता है कि चंद्रशेखर पर सीएम नीतीश की बातों का असर नहीं हुआ। तभी तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर से अनर्गल बयान दिया है। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी, जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिहवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई ने रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे और उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है।
तो देखिए, चंद्रशेखर के बयान पर अपने महागठबंधन में ही जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। जेडीयू की तरफ से अशोक चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि कोई नेता ऐसा कोई बयान ना दे जिसका फायदा बीजेपी को हो। इस तरह के बयान से आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री को बचा पोटेशियम साइनाइड कर रहे हैं? नहीं, हमको लगता है कि इस तरह के बयान से जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा हो, उस तरह के बयान से बचना चाहिए। उनको रोका गया, फिर भी वो बार बार क्यों कहते हैं? अब ये तो इस सवाल का जवाब तो खुद दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं? पता नहीं, आई डोंट नो। पोटेशियम साइनाइड है रामचरितमानस? हम कह रहे हैं कि इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। देखिए, इसी बयान का जिक्र विजय जी आप कर रहे थे। बयान भी हमने सुनाया और अपनी ही सरकार के अंदर कैसे उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस का स्टैंड क्लियर नहीं है कि आप साथ हैं कि नहीं है। वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि डीएमके को तो हमने एक निशाना बना लिया, लेकिन जो उत्तर भारत की पार्टियां हैं उनको समझना चाहिए। और रामचरितमानस को एक एक दोहे से या चौपाई से नहीं समझा जा सकता। रामचरितमानस को तो समग्र से समझना है। समग्र में जब मानस को समझेंगे तब आपको और ये हिंदुस्तान उस मानस के समग्र को समझते हुए चलता है। ये रामचरितमानस तो वो है कि जिसमें आप राम को सबसे शक्तिशाली हीरो के तौर पर, मैं भगवान की बात ही नहीं कर रहा, शक्तिशाली हीरो मानते हैं जो सब कुछ कर सकता हो। लेकिन वो तो केवट के साथ जाता है नाव से उतरने के लिए, वो शबरी के साथ होता है, वो जामवंत के साथ होता है, वो हनुमान के साथ होता है, वो सुग्रीव के साथ होता है। वो सब जातियाँ वो जातियाँ जिनके बारे में शायद चंद्रशेखर जी तो जानते होंगे कि किस तरह की जातियाँ, और वो जातीय जनगणना से पहले थी जातियाँ। तो वो सारी पिछड़ियों जातियों को लेकर समग्र के भाव के साथ राम चल रहे हैं। रामचरितमानस ही समग्र का भाव है, उसमें कोई काम ऐसा नहीं है। विभीषण भी जो है ना समग्र का भाव है कि जो भी सद्गुण वाला व्यक्ति हो, जो भी ठीक व्यक्ति हो, वो हमारे साथ हो। इसमें जाति धर्म पक्ष विपक्ष कुछ भी नहीं है, समग्र से समझिए। और बहुत सारे उन्होंने कहा पोटेशियम साइनाइड, मैं ये कहता हूँ यदि 56 भोग हैं तो उसमें किसी दाल में, किसी सब्जी में, किसी में एक चीज़ में नमक ज़्यादा हो जाए ना तो 56 भोग को नहीं नकारते आप। बहुत सारी समकालीन चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका अलग अलग महत्व होता है, लेकिन 56 भोग की थाली आप एक दाल में नमक ज़्यादा होने से नहीं नकारते। और मानस को समग्र से तरीके से समझने की ज़रूरत है। और जो इंडी गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा, उनको समझना चाहिए ये हिंदुस्तान जो है ना मानस के समग्र भाव के साथ जीता है। एक छोटा सा कमेंट आप ऐड कर दीजिए, फिर मुझे ब्रेक। मैं तो डीएमके के उस मंत्री के बयान से पूरी तरह से सहमत हूँ कि इंडिया गठबंधन सीटों की शेयरिंग पे भले ही सहमत न हो, लेकिन इस बात पर सहमत है कि सनातन को समाप्त करना है। मुझे लग रहा है, आप देखिए, जब से इंडिया गठबंधन की बैठक पहली पटना में हुई, उसके बाद से लगातार आप देखिए सिर्फ एक नेता ने इंडिया गठबंधन के एक नेता का बयान नहीं आया। आप देखिए डीएमके से बयान आया है, समाजवादी पार्टी से बयान आया है, आरजेडी के नेताओं का बनाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में इस बात की सहमत बन गई है कि सनातन पे हमें हमला बोलना है और भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाना है, सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उन्हें नीचा दिखाना है और यही इसी एजेंडे पे काम करना है। मुझे लग रहा है कि जब इस तरीके से लगातार सनातन धर्म पे हमला हो रहा है तो उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, जो हिंदू धर्म को अपनी प्राणवायु मानते हैं, वो चुप क्यों हैं? शरद पवार ने इस पर चुप्पी साध लिए। बस ममता बनर्जी जरूर एक बयान दिया था कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया जो गठबंधन बनाए है बेसिकली सनातन धर्म के खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाने के लिए बना है और इनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से सनातन धर्म को बदनाम किया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।